अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं एंड उसकी परचेज़ वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा होती है तो इन दैट केस आपको 1% TDS डिडक्ट करना होता है एंड गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफ़ी उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि TDS की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो किस केस में होगी एंड किस रेट से आपको TDS काटना है, किस अमाउंट पे TDS काटना है एंड उसकी डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या होगी एंड इन केस आप TDS डिपॉजिट नहीं करते हैं विद इन ड्यू डेट तो उस केस में पेनल्टी क्या लगेगी। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जो हमें TDS डिडक्ट करना होता है, ये प्रोविज़न बेसिकली 2013 में आया है। ठीक है, उससे पहले कोई TDS डिडक्ट नहीं होता था इस टाइप के ट्रांजैक्शन पर। तो यहाँ बेसिकली मैं आपको क्लियर करूँगा कि TDS के प्रोविज़न आने से ट्रांजैक्शन पे क्या इम्पैक्ट आया है। देखिए, मैं पहले केस डिस्कस कर लेता हूँ जब TDS नहीं करता था, मीन्स 2013 से पहले का केस। तब क्या होता था, लेट सपोज एक बायर है, एक सेलर है एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट सपोज 60 लाख थी। तो सिंपली ये होता था कि बायर पेमेंट कर देता था सेलर को एंड उसके अकाउंट में पेमेंट चला जाता था, मैटर क्लोज, रजिस्ट्री वगैरह वो लोग करा लेते थे आपस में। बट अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ 2013 के बाद जो TDS की एप्लीकेबिलिटी होती है इस टाइप के ट्रांजेक्शन पे। तो अब क्या होने लगा है, लेट सपोज एक बायर है, एक सेलर हो गया एंड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो 60 लाख है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसका 1% आपको TDS काटना है। इट मीन्स 1% अगर 60 लाख का मैं करूँ तो 60,000 मेरा TDS की वैल्यू हो गई। तो इट मीन्स मुझे क्या करना है, 60,000 TDS डिपॉजिट करना है एंड बैलेंस जो वैल्यू होगी 60 लाख माइनस 60,000 जो कि 59,40,000 होगा, उसको मैं सेलर के अकाउंट में पे कर दूंगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये हुआ, मैंने 1% TDS काटा एंड बैलेंस अमाउंट मैंने सेलर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ सेलर को इतना अमाउंट मिल गया एंड प्लस जो मैंने TDS काटा 60,000 वो मैंने सेलर के पेन पे डिपॉजिट कर दिया। तो इट मीन्स सेलर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, इसको भी इन टोटल 60 लाख मिले एंड इवन बायर को भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बायर को भी टोटल 60 लाख ही पेमेंट करना हुआ। जस्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स एडवांस में कलेक्शन का एक प्रोसेस बना दिया है जिसको TDS बोलते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि TDS ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगा, राइट। तो देखिए, एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं तभी आपको TDS डिडक्ट करना है। पहली कंडीशन है कि एक बायर होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, लाइक इंडिविजुअल, HOF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। तो बायर कोई भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ सेलर, सेलर भी बेसिकली कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, HOF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड। बट गवर्नमेंट ने यहाँ एक कंडीशन लगा दी है कि सेलर मस्ट बी रेजिडेंट। ठीक है, वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। तो ठीक है, कोई भी बायर होगा बट सेलर रेजिडेंट होगा एंड जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्पेशली, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही एप्लीकेबल होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो ही TDS के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो मीन्स कोई भी बायर है एंड एक रेजिडेंट सेलर है एंड ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको इस TDS के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे, राइट। देखिए, अगर मैं बात करूं कि किस रेट से आपको TDS काटना है, तो इन केस आपका जो सेलर है वो रेजिडेंट है तो उस केस में आपको 1% TDS काटना है। एंड जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि रेजिडेंट सेलर होगा तभी ये TDS का सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इन केस नॉन रेजिडेंट सेलर होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट ये दूसरे सेक्शन में इस चीज़ को कवर करेंगे कि कितना % कटता है। बट आपकी क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ कि इन केस सेलर NRI होता है तो उसको 20% प्लस टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ तो सिर्फ 1% एप्लीकेबल है, राइट। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये रेलिवेंट नहीं है, आपको तो जस्ट इन केस आपका जो सेलर है वो रेजिडेंट है तो आपको 1% TDS काटना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ किस अमाउंट पे TDS काटना है तो आपको देखना है सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसको हम सर्कल वैल्यू भी बोलते हैं। तो सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा होगी उस वैल्यू पे आपको TDS काटना होगा। ये विच एवर इज़ हायर वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उससे पहले क्या होता था, जो भी हमारा सेल प्राइस होता था उसी पे सिंपल हमें 1% TDS काटना होता था। तो इससे लोग क्या करते थे कि जो रजिस्ट्री में वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से
वैल्यू कम रखते थे सो दैट उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कम हो जाए एंड उनको TDS भी कम काटना पड़े। तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न में चेंज कर दिया है कि सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज़ हायर उसको आपको TDS काटना होगा। लेट सपोज आपकी जो सेल प्राइस था वो आपका 65 लाख है, ठीक है, बट इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी 70 लाख है। तो इस केस में पहले क्या होता था, 65 पे आपको TDS काटना होता था 1%, बट नए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको आप एक्चुअल में चाहे 65 लाख ही पे कर रहे हैं बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पे TDS काटना है। इट मीन्स इस केस में 70 लाख पे 1% TDS डिपॉजिट करना होगा। एंड एक एक्सेप्शन है, एग्रीकल्चर अगर लैंड आप परचेज कर रहे हैं तो उस केस में TDS डिपॉजिट नहीं करना होता है, TDS डिडक्ट नहीं करना है, ना ही आपको डिपॉजिट करना है। बट अदर देन एग्रीकल्चर लैंड सभी टाइप की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, आपको TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। एंड इन केस आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी जो बिल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, उसमें अगर GST भी इंक्लूड है तो आपको विदाउट GST अमाउंट जो होगा, मीन्स एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट जो होगा उस पर TDS काटना है। एंड देखिए लॉ में ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको 1% TDS काटना ही काटना है। सेलर या बायर लोअर TDS डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना ही करना है। इवन सेलर भी आपसे बोलते हैं कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन से लॉस हो रहा है, तब भी आपको TDS काटना है, राइट। एंड बेसिकली जो TDS डिडक्शन की लाइबिलिटी है वो बायर की है, तो इट मीन्स बायर को TDS डिडक्ट करना है एंड डिपॉजिट भी करना है, राइट। एंड इन केस मैं बात करूं कि TDS डिडक्ट कर लिया है बट उसको आपको पेमेंट कब करना है, ठीक है, तो बेसिकली जो भी आप TDS डिडक्ट करते हो उस TDS को आपको सेलर के पैन कार्ड पे डिपॉजिट करना होता है, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन हैज़ बीन मेड, ठीक है। तो बेसिकली डिडक्शन कब होती है, जब भी आप सेलर को पेमेंट करते हैं तब आपको TDS 1% डिडक्ट करना होता है पेमेंट की अमाउंट से, राइट। सो लेट सपोज आपका अप्रैल, जून, अगस्त, ठीक है, इन 3 महीनों में आपने पेमेंट की। यहाँ पे लेट सपोज 25 लाख किया, यहाँ पे 25 लाख किया, यहाँ पे 25। तो आपको क्या करना है, जो अप्रैल में आप पेमेंट कर रहे हैं 25 लाख, उसका 1% आप TDS काट के 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मीन्स अप्रैल मंथ के बाद 30 डेज मीन्स 30th में तक आपको डिपॉजिट कराना है 1% ऑफ ये 25 लाख। एंड जो जून में आपने पेमेंट किया 25 लाख का 1% आप अगेन 30th जुलाई तक पे करेंगे, ठीक है। एंड जो अगस्त में आपने पे किया 25 लाख, उसका 1% डिडक्ट करने के बाद बैलेंस तो आप सेलर को पे कर देंगे। जो 1% आपने डिडक्ट किया वो 30th सितंबर तक आपको TDS डिपॉजिट करना है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन हैज़ बीन मेड, राइट। एंड देखिए अगर मैं बात करूँ कि कौन से फॉर्म्स आपको यूज़ करने हैं TDS पेमेंट के लिए एंड ऑनलाइन डेटा फाइलिंग के लिए, तो देखिए इसमें ऑनलाइन फॉर्म जाते हैं, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपको बेसिकली फॉर्म 26Q भी फाइल करना होता है, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है बायर के रिगार्डिंग, सेलर के रिगार्डिंग एंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फॉर्म 26QB में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑनलाइन फाइल होता है। एंड जब ये ऑनलाइन फॉर्म फाइल हो जाता है उसके बाद प्रूफ ऑफ डिपॉजिट जो निकलता है, जो आपको सेलर को देना है, वो फॉर्म 16B होता है। तो ये फॉर्म 16B बेसिकली आपको सेलर को देना होता है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिल करनी होती है 26QB फॉर्म फाइल करने के लिए, इसमें आपको बेसिकली बायर का पैन चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है बायर का, सेलर का पैन नंबर चाहिए होता है, सेलर का रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए होता है जो कि रेजिडेंट ही होगा, ठीक है, सेलर का एड्रेस चाहिए होता है, प्रॉपर्टी जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस चाहिए कंप्लीट, किस डेट को पेमेंट की है आपने, कितना पे किया है वो डिटेल चाहिए। एंड आपने इन केस एग्रीमेंट किया हुआ है सेलर से तो डेट ऑफ एग्रीमेंट किया है, एंड टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है जिसमें प्रॉपर्टी का आपका ट्रांजैक्शन डन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल बेसिकली फॉर्म 26QB में जाती है। देखिए इन केस आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है। लेट सपोज आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की, ठीक है, तो आपको सिंपल 1% मीन्स 70,000 रुपये आपको TDS डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट मीन्स 69,30,000 आपको सेलर को पे कर देने एंड ये TDS आप डिपॉजिट कर देंगे। बट सपोज
ये 70 लाख अपना पार्ट में जा रहा है, लाइक 7 लाख या कुछ भी हो सकता है, इनकेस इंस्टॉलमेंट में जा रहा है तो आप जब भी पेमेंट करते हैं तभी आप TDS डिडक्ट करेंगे, क्योंकि TDS की लाइबिलिटी पेमेंट के टाइम पे आती है। अगर इनकेस आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी आपको TDS काटना है ईच इंस्टॉलमेंट में, राइट। एंड इन केस आपका मैटर ऐसा है कि मोर देन 1 बायर है एंड सेलर भी एक से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करना है। इन केस कोई ऐसी सिचुएशन है कि बायर मोर देन 1 है, ठीक है, एंड हम बायर वाइज टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 50 लाख से कम आएगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ कि टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 70 लाख है एंड जिसमें 2 बायर हैं, तो एक बायर पे अपना आया 35 लाख। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बायर का जो वैल्यू है 35 लाख है जो कि 50 लाख से कम होता है तो आपको TDS नहीं काटता। जो TDS की एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है वो बेसिकली एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की देखी जाती है। इट मीन्स यहाँ पे वो 70 लाख है, तो टोटल जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो 70 लाख है, तो इट मीन्स दोनों बायर को TDS 1% डिडक्ट करना है एंड उसको डिपॉजिट भी करना है। एंड अगर मैं दूसरी सिचुएशन लूँ कि एक से ज़्यादा सेलर है एंड लेट सपोज ट्रांजैक्शन की वैल्यू 80 लाख है एंड 2 सेलर हैं, तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक सेलर पे जो वैल्यू आती है प्रॉपर्टी की 40 लाख है, तो बायर या सेलर ये नहीं कह सकते कि ये 50 लाख से कम है। एक सेलर पे जो वैल्यू आ रहा है प्रॉपर्टी का तो आप TDS नहीं काटिए। बेसिकली इसमें एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाता है जो कि 80 लाख है। तो इन केस ये 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो हमें TDS 1% डिडक्ट करना है, राइट। देखिए इन केस आपने जो भी TDS बन रहा था वो लेट फाइल किया या नहीं किया, दोनों ही केसेस में लेके चल रहा हूँ। तो इसमें जो बेसिकली ड्यू डेट थी मैंने आपको बताया था 30 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच पेमेंट इज़ मेड, राइट। तो इन केस 30 डेज से लेट हो जाता है तो आपको बेसिकली लेट डिडक्शन या डिपॉजिट का इंटरेस्ट देना होता है जो कि 1% और 1.5% पर मंथ होगा और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इतना तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा मंथली। एंड इसके अलावा जो फॉर्म आपने लेट फाइल किया 26 QB 200 पर डे की, उस पर पेनल्टी लगेगी जो कि मैक्सिमम TDS के अमाउंट तक हो सकती है, ठीक है। लेट सपोज आपका 30 डेज़ का डिले हो गया, ठीक है, तो 30 डेज़ का तो एक इंटरेस्ट लगेगा आप पर मंथ के हिसाब से एंड प्लस 30 डेज़ इंटू 200 पर डे की जो पेनल्टी है वो भी आप पे लगेगी। तो इट मीन्स ये हो गया 6000, तो सीधा पेनल्टी होगी। एंड असेसिंग ऑफिसर को या फिर आप TDS ऑफिसर बोल लीजिए, उनको पावर है कि वो आप पर अप टू 1 लाख की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप विद इन टाइम ये पेमेंट कर देते हैं जो भी TDS लाइबिलिटी है। एंड देखिए TDS ऑन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ कितने फॉर्म 26 QB फाइल होंगे तो मैंने कुछ सिचुएशन ली हुई हैं। देखिए अगर 1 बायर 1 सेलर वाली सिचुएशन है तो सिंगल फॉर्म फाइल करना है आपको। इनकेस 2 बायर हैं एंड 1 सेलर है तो हर बायर अपना अलग अलग फॉर्म फाइल करेगा तो 2 फॉर्म फाइल होंगे, राइट। एंड 1 बायर एंड 2 सेलर है तो 1 बायर 2 सेलर के अगेंस्ट 2 फॉर्म ही फाइल करेगा, ठीक है। एंड इनकेस 2 बायर हैं 2 सेलर हैं तो एक बायर 2 सेलर के अगेंस्ट 2 फॉर्म फाइल करेगा, तो 2 बायर बेसिकली 4 फॉर्म फाइल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन चलता है। एंड बेसिकली ये TDS डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ पैन नंबर की ज़रूरत होती है सेलर की। तो इट मीन्स बायर अपनी पैन की हेल्प से सेलर के पैन पर TDS डिपॉजिट कर सकता है, उनको 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड इन केस सेलर अपना पैन नंबर नहीं देता है तो उस केस में बेसिकली जो 1% TDS का रेट है वो बढ़ के 20% हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ TDS का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मेक श्योर कि सेलर अपना पैन कार्ड देता है। एंड आजकल तो पैन कार्ड बहुत नॉर्मल है, ठीक है, सभी के पास ऑलमोस्ट पैन कार्ड होते हैं। एंड देखिए TDS की डिटेल की बात करूँ तो एक ही मेरी एडवाइस है पर्सनल कि जो भी आपका TDS डिडक्शन का मैटर रहेगा उसको आप बेसिकली सेल एग्रीमेंट एंड सेल डीड में भी मेंशन कराइए। आई होप मैं आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। इन केस स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।